नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वेक्टर क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज। तो ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ए बी पावर में 1/2 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई रूट 3 पावर में 1/2 एंड लास्ट ऑप्शन ए प्लस बी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूछा गया है और हमको गिवन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए डॉट बी वेक्टर। तो सबसे पहले जो गिवन है हम इसको यूज कर लेंगे। इसको हम कैसे यूज करेंगे, हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, बट यहाँ पे मॉडुलस में लिखा है। एन कैप क्या होता है? वहां पर डायरेक्शन होता है। हमें मालूम है कि ए क्रॉस बी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने वीडियो लेक्चर में मैंने बताया है, आप चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। ए बी साइन थीटा एन कैप, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होता है। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मॉड लगाएंगे तो एन कैप हट जाएगा। तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल अंडर रूट 3 ए डॉट बी का भी हमें पता है, हमें ए डॉट बी का प्रोडक्ट मालूम है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डेफिनेशन सी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। तो ए बी कॉस थीटा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ए डॉट बी के प्लेस पर हमने यूज कर लिया ए बी कॉस थीटा। तो ए बी विल कैंसिल जैसा आपको दिख रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो कि टेन थीटा बन जाएगा अंडर रूट 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा हमारा आ चुका है कितना, टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा रूट 3। और रूट 3 टेन के केस में कब होता है, जब हमारा टेन 60 डिग्री होता है। ये हमें लर्न होना चाहिए कि टेन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो थीटा हमारा क्या आ चुका है, 60 डिग्री। तो हमने थीटा फाइंड कर लिया, जो हमारे पास गिवन था उससे हमने थीटा फाइंड कर लिया इसमें। बट अब हमें पूछा क्या गया है, ए प्लस बी मॉड हमें पूछा गया है। तो मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फार्मूला तो हमें अच्छे से पता है, क्या होता है, अंडर रूट में वही हमारा पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ का वेक्टर एडिशन का यूज करना है हमें। तो हमें मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा हमें मालूम चल गया है 60, तो हम यहाँ पे 60 रख देंगे। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हमें लर्न होना चाहिए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पावर में आ जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर में 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर में, हाँ, ए प्लस बी प्लस ए बी पावर में 1/2। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए, 1/2 होगा पावर में, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पावर में 1/2। तो हमें बहुत इजी क्वेश्चन था कि सम टाइम प्रॉपर्टी गिवन होगी, हम उस प्रॉपर्टी को यूज करके थीटा फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे अपने पैरेललोग्राम लॉ में। तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हमारे पास जेईई नीट में बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी डिफाइंड मीनिंगफुली among vectors is। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन गिवन है और कह रहे हैं इसमें से कौन सा मीनिंगफुली डिफाइंड नहीं है वेक्टर्स में। तो ए डॉट बी क्रॉस सी पहला ऑप्शन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दूसरा ऑप्शन है, और आपका तीसरा ऑप्शन है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, और लास्ट ऑप्शन है आपका ए डॉट बी
डॉट सी डॉट डी। हमें ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा डिफाइंड नहीं है। तो चेक करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जब हम, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, हमेशा वेक्टर आएगा। और किसी वेक्टर के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ये ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो यहाँ पे इसका आंसर वेक्टर आएगा। वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर वेक्टर आएगा। अगला हमारा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आएगा और यहाँ पे भी वेक्टर आएगा। वेक्टर का हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर वेक्टर आएगा। नाउ अब इसके बाद हम देखते हैं ये लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा स्केलर, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी डॉट प्रोडक्ट का आंसर आएगा स्केलर। और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर ही रहेगा। तो अब हमारे पास ये दोनों तो वेक्टर्स के रिजल्ट दे रहे हैं, पर ये वाला और ये वाला हमारा स्केलर का रिजल्ट दे रहा है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, या तो ये वाला या तो ये वाला, क्योंकि ये दोनों तो आंसर वेक्टर है तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं वेक्टर की प्रॉपर्टी को। पर ये वेक्टर के ट्रिपलेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसा कोई ट्रिपलेट या रूल हमारा नहीं होता है, तो ये वेक्टर के ट्रिपलेट रूल को फॉलो कर रहा है। इस वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा, और ये दोनों तो पहले से वेक्टर थे। इट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एन एक्सप्रेशन विच कैन नॉट बी डिफाइन मीनिंगफुली अमंग द वेक्टर्स। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन मीनिंगफुली डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला मीनिंगफुली डिफाइंड नहीं है। ये तो वेक्टर रिजल्ट दे रहा है, ये वेक्टर रिजल्ट दे रहा है, और ये भी हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये तीनों तो डिफाइन हो रहे हैं, बट ये डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये हमारे पास गिवन है फॉर वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी। अब हमें इसका रिजल्ट फाइंड करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ए और बी वेक्टर के लिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए बी, 0, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। अब इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमें जो गिवन है हम उसको नोट करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, पर यहाँ पर ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अब इसको हम ओपन कर देंगे। हम ओपन करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। जब हम ओपन कर देंगे तो फिर अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब इसमें हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें मालूम है जैसे कि ए डॉट हमारा लिखा है कहीं बी क्रॉस सी इज इक्वल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर वो आपके वेक्टर्स गिवन हैं तो इक्वेट कर सकते हैं हम इसको। मीन्स बी को हम बाहर ले लेते हैं, बी, और कर सकते हैं ए क्रॉस सी लाइक दैट। तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो यहाँ से हम बी को बाहर ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे बी को बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा
ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ पे ए को हम बाहर ले लेते हैं तो ये बन जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर सेम का क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा, तो टोटल आंसर 0 बन जाएगा। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा केस दिया हो तो इसको बड़ी केयरफुली करना है। सम टाइम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कुछ वेक्टर की प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी पड़ सकती है, कुछ करनी पड़ सकती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आता है। अच्छा सा क्वेश्चन था ये, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2j कैप एंड वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है और हमसे बोला जा रहा है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, हमें वो एंगल फाइंड करना है। तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमने एंगल फाइंड करने के लिए तो हमने जो मेथड पढ़े हैं उन मेथड में से हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एक मेथड पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन ए बी। मोस्ट टाइम पे हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो a डॉट b, एज यू नो दैट a डॉट b का हमने फार्मूला पढ़ा है। a डॉट b होता है आपका ax bx प्लस ay by प्लस az bz। ये ax क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a, i का कंपोनेंट j का और k के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो ax ay az की वैल्यू है, और b में जो है bx by bz की वैल्यू है। तो अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें तो ax यहाँ पर 1 है, 1 इंटू bx यहाँ पे -1 है, प्लस ay यहाँ पर 1 है, by यहाँ पर 2 है, प्लस az यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर bz क्या है? -1 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2 और ये माइनस माइनस प्लस का 2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 2 to 4 में से 1 लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3। a डॉट बी हमारा 3 आ गया। सिमिलरली हम a और b भी फाइंड कर सकते हैं। a आपको मालूम है फार्मूला था √ax² प्लस ay², ऐसे करके फार्मूला मैग्नीट्यूड का मॉडुलस ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ाया है। ax² प्लस ay² प्लस az², ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर का फार्मूला है। तो यहाँ पर जो a और b है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर है और ये a डॉट b है। तो ये फार्मूला में याद रखना, जब भी एंगल फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी से निकल आएगा, अदरवाइज फिर कोई इसमें क्वेश्चन में गिवन होगी हिंट जिसको हम यूज करेंगे तो फिर फाइंड हो जाएगा। नाउ यहाँ पर आप देखो 1 1 2 -2, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, अगेन 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर हो गया आपका 4। तो ये √6 आ गया, √6 आ गई a की वैल्यू। सिमिलरली हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम फार्मूला यूज करेंगे, पर वहाँ पे bx हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? -1 2 और -1, तो इट मीन्स -1 का स्क्वायर 1, 2 का हो गया 4 और -1 का अगेन 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? √6। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे आपके रिजल्ट में यहाँ पर। तो ए बी मिल गया और a डॉट बी मिल गया। तो जो हम यूज करेंगे तो हमें मालूम है कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी मतलब 3 हो गया, और यहाँ पे √6 और √6, तो फाइनली 3/6 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। अब 1/2 cos के केस में वैल्यू क्या होती है हमको पता है, 60 डिग्री की 1/, होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो थीटा हमारा यहाँ पे आ गया है 60 डिग्री। cos थीटा 1/2 सॉल्व हो गया, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है बेटा? इफ 0.3i, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, 0.3i 0.4j प्लस ck इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड c।
तो ये पूरा का पूरा एक यूनिट वेक्टर है। मतलब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो सपोज कर लिया ये कोई मेरा वेक्टर ए गिवन है, इसको हमने वेक्टर ए बोल दिया, 0.3i प्लस 0.4j प्लस सी के, इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मॉडुलस ऑफ इसका हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1। तो इट मीन्स अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना है इसका तो 1 आएगा। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। तो मॉड ऑफ ए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल, वी विल राइट इट एज 0.3 का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, और 0.4 का होल स्क्वायर ए वाई स्क्वायर के प्लेस पर, और c का स्क्वायर। तो आपको मालूम इसकी वैल्यू तो 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर देना है। और 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.3 का स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09, और प्लस में ये हो जाएगा 0.16 प्लस सी स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग द टर्म्स। जब स्क्वायरिंग कर देंगे देन हमारा आंसर ये आ जाएगा। नाउ अब हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब है क्योंकि यहाँ पे रूट है तो रूट फिनिश हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस सी स्क्वायर। तो अब हमें तो c की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, या सी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75। क्लियर। तो c हमें फाइंड करना था, c कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 0.75 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में भी हमारे पास ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका ऑप्शन में आंसर क्या होगा, तो मैंने इसको करके बता दिया। तो इसका आंसर आपका आ चुका है 0.75 is the answer of that question. If this question is given like that, 0.3i plus 0.4j plus ck is a unit vector, then find the c। तो हमें बोला कि ये पूरा एक यूनिट वेक्टर, हमें c फाइंड करना, तो मैंने उसका मॉडुलस ऑफ वेक्टर निकाला, लेट कर लिया, ये वेक्टर a था, मॉडुलस निकाला 1 आ गया, और इसको हमने मॉडुलस वाले फॉर्मूले में यूज कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर हमारा आ चुका है 0.75। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बेटा, if a vector, b vector and c vector are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, find the angle between a vector and b vector। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको इसको समझना होगा कि हमारे पास कोई 3 वेक्टर गिवन है a b c जो कि यूनिट वेक्टर्स हैं, और उसके लिए कंडीशन भी गिवन है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। तो हमसे बोल रहा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन एंगल क्या होगा, हमें एंगल बताना है। देन हाउ विल आई सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं इसको गिवन से ही सॉल्व कर सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये तो हमें गिवन है, हमें इसी को यूज करना होगा क्योंकि बाकी कुछ तो गिवन ही नहीं है। तो इसको अगर हम यूज करें तो यूज हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज को अगर हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है वो आपका सी वेक्टर के इक्वल है। और हमें ये भी गिवन है, ये कंडीशन से हमें ये मालूम है कि मॉड ऑफ अगर हम ए वेक्टर बताएं और मॉड ऑफ बी वेक्टर बोलें इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वेक्टर बोलें तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 गिवन है, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ये हमें गिवन ही है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। हमें एंगल फाइंड करना है ए एंड बी के बीच, तो हम लेट कर लेते हैं एंगल बी थीटा, एंगल बी थीटा, लेट द एंगल बी थीटा। ये एंगल किसके बीच का है, ए एंड बी के बीच का है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हमने लेट कर लिया, थीटा है। अब इसको मैं फाइंड करना, तो फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर मॉडुलस वेक्टर हमें मालूम है, तो मॉडुलस वेक्टर आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसका बोथ साइड में मॉड ले लेते हैं, हमने इसका बोथ साइड में मॉड ले लिया, बोथ साइड में मॉड लिया तो हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, मॉड ले लेंगे तो नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि मॉड में पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव
नहीं रहता है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसका मॉड हमें मालूम है 1 है, तो मैंने यहाँ 1 भर देना है। इसका मॉडुलस हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर देंगे, तो हमें मालूम है ये क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमने बोला थीटा क्या है, उसके बीच का एंगल। क्लियर हो गया। ए बी क्या है, इसके मैग्नीट्यूड्स हैं, तो हम इनकी वैल्यू भी 1 कर सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू अंडर रूट में हम क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। गेटिंग इट। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट फिनिश हो जाएगा। जब ये रूट फिनिश हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब इसको साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब -1 2 कॉस थीटा। तो ये -1 बन गया, -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो आपको क्लियर हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2। अगर कॉस थीटा -1/2 तो -1/2 किसकी वैल्यू होती है, अब हमें ये लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि 120 डिग्री या 2π/3 की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री या कॉस 2π/3। तो हमारा यहाँ पर थीटा कितना निकल के आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 2π/3, या इसी को हम लिख सकते हैं 120 डिग्री। तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखो कितना सिंपल था, थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रॉपर्टी गिवन थी, उसी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आई थिंक ये समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास कुछ नया क्वेश्चन टाइप कर दिया है, हमें गिवन है यहाँ पर कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इन फिगर। अभी हमारे पास एक फिगर गिवन है और हमसे बोल रहा है इसके रिजल्टेंट को हमें फाइंड करना है, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि कंपटीशन में आएगा तो इसको हम बहुत आसानी से बड़े इजीली वे में साइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्व करना है हमें, तो ये 60 डिग्री गिवन है, ओपी वेक्टर यहाँ पर, पी क्यू वेक्टर गिवन है, तो एक्स एक्सिस से अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री हो गया, और क्यू एम वेक्टर का हमारा थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री थीटा है और इस वाले वेक्टर के लिए थीटा 0 डिग्री, इसका थीटा हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इन तीनों वेक्टर को प्लस कर देते हैं। तो ये बहुत बेसिक और आसान ट्रिक हो गई, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू एम वेक्टर। अगर हम इसको सिंपली प्लस कर देंगे देन वी विल गेट द रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्टेंट फाइंड करना। तो रिजल्टेंट तो यही हुआ तीनों वेक्टर का सम, है ना, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो रिजल्टेंट हम इसको फाइंड करेंगे। तो हमें मालूम है ओपी वेक्टर आपको गिवन है यहाँ पर। तो ओपी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ओपी वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, हमें ये ध्यान देना होगा। तो देखो भाई, ओपी वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ओपी वेक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं, मैं ओपी वेक्टर लिखने जा रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर्स में, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 6 cos 60 डिग्री आई कैप 6 sin 60 डिग्री जे कैप, क्योंकि ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया है, वाई ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर के फॉर्म में मैंने वहां पे लिखा था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ये हमारा ओपी वेक्टर हो गया। अब हम पी क्यू वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पी क्यू वेक्टर तो देखो डायरेक्टली हमारे ये जो आई कैप है एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसी के लॉन्ग है, ये जे कैप होता है आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ओपी वेक्टर 6 cos 60 प्लस 6 sin 60 आई कैप और जे कैप। तो हम कभी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे तो दो पार्ट में एक्स एक्सिस का कंपोनेंट के साथ cos रहेगा और वाई एक्सिस कंपोनेंट का साइन रहेगा, क्योंकि ये थीटा आपका एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, ये पे तो मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, यहाँ पे 6 था तो मैंने 6 यूज किया। तो अब ये डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि ये 4 आई कैप, हमारा जो दूसरा वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, ये कितना बन गया बेटा 4 आई कैप। अब सिमिलरली मैं अगर बात करूं आपके क्यू एम वैक्टर की, तो क्यू एम वैक्टर भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यू एम वैक्टर कितना हो गया, अब ये देखो जे कैप के लॉन्ग है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 जे कैप। ये 4 आई कैप बन गया और ये आपका 3 जे कैप बन गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे इस ऊपर वाले को भी सॉल्व कर सकता हूँ। cos 60 हमें मालूम है 1/2 होता है, cos 60
1/2। तो अगर मैं 1/2 से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आपको पता है क्या बन जाएगा, 1/2 इसके प्लेस पे रखूंगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो वेक्टर है जिसको हमने ओपी वेक्टर बोला है, ओपी वेक्टर की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी 6 इंटू 1/2 मतलब 3i प्लस। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा अब आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे sin60 होता है √3/2। तो √3/2 को जब मैं सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 3√3। हमारे पास सॉल्व क्या आ जाएगा 3√3, और √3 की वैल्यू 1.753 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5.2 जे कैप के आसपास आ जाएगा। क्लियर हुआ? 5.2 जे कैप। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया पूरा, क्योंकि sin60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 रखेंगे तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3√3 आ जाएगा। 3√3 को हम सॉल्व करेंगे तो 5.2 जे बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पे तीनों वैल्यू पुट करनी है। तब हम ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों वैल्यू पुट करते हैं, रिजल्टेंट वैक्टर हमारा जो फाइंड करना है वो हमें मिल जाएगा। रिजल्टेंट वैक्टर क्या हो गया, ओपी वैक्टर की जगह हमें पुट करना है कितना, 3i प्लस 5.2 जे कैप, और पी की वेक्टर के प्लेस पे हमें पुट करना है 4i और इसकी जगह पे हमें पुट करना है 3j कैप। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये i और i प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 7i एंड इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.2 जे कैप। तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है 7i प्लस 8.2 जे कैप। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो अगेन आपको फार्मूला मालूम है कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप कैसे कर सकते हो कि आपने अगर इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आर मॉड फाइंड करना है, तो आपको पता है आपने क्या करना होगा, इसका 7 का होल स्क्वायर प्लस 8.2 का होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लेना। तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया। गेटिंग इट? कि हमसे बोला गया फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन फिगर। इसमें रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट हमारा आ चुका है 7i प्लस 8.2 जे कैप इज द रिजल्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Two forces P vector and Q vector are acting at a point. If P vector is reversed, the new resultant becomes perpendicular to the initial resultant. If the condition between magnitude of P and Q is given by P is equal to KQ, then find the value of K. नाउ हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। दो फोर्सेस गिवन है पी क्यू, सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पी को हम रिवर्स कर रहे हैं, देन न्यू रिजल्टेंट जो बनेगा रिवर्स करने के बाद वो परपेंडिकुलर है टू द इनिशियल रिजल्टेंट। तो जो इनिशियल रिजल्टेंट था उसके ऊपर पहला वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया। इफ द कंडीशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ पी एंड क्यू इज गिवन बाय दैट, तो उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड के बिटवीन कंडीशन है वो हमको गिवन है, वो गिवन है P इज इक्वल टू के क्यू। अब हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमें देखना है कि कौन सा वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है सॉल्व करने का, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जो हमें गिवन है हम उसी को यूज करेंगे। तो ठीक है, हमें बोला गया है कि इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। पहले केस में जब रिवर्स नहीं किया तो मैंने बोला ये सपोज R1 वेक्टर है, R1 वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर। क्लियर? तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू ये हो गया। दूसरे केस में कह रहा है कि जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, इफ P इज रिवर्स्ड, मैंने किसको रिवर्स कर दिया है, P को। तो जब हम P को रिवर्स कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या बन रहा है, जो रिजल्टेंट है सपोज कर लिया R2 वेक्टर है, वो ये है। तो मैंने रिवर्स किसको किया है, P को, तो ये माइनस P वेक्टर हो जाएगा, माइनस P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। उस टाइम पे रिजल्टेंट बन गया। या इसको हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या है, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर है, और R1 वेक्टर क्या है, P वेक्टर एंड Q वेक्टर। अब हमसे बोल रहा है कि ये दोनों R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखिए गिवन है
ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कभी भी परपेंडिकुलर की कंडीशन आ जाए तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम ये शॉर्ट ट्रिक आप याद रखो, हम दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर दें, क्या फाइंड कर दें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो मैं R1 R2 का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि फार्मूला हमारा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से अगर हम परपेंडिकुलर हैं दोनों तो कॉस 90 होता है, 90 की वजह से 0 हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमें मालूम चल गया कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है और 0 कर देना है। तो R1 की वैल्यू हमें पता है, R2 की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं R1 R2 की वैल्यू। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सॉल्व करके हमको मिल जाएगा के की वैल्यू। तो जरा R की हम वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर क्या है, R1 R2 के लिए हम ये पुट कर देते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर डॉट Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो जब इसका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर तो 0 ही है। अब ये क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड P होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड P होगा, क्लियर, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका मैग्नीट्यूड P है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है, A डॉट बी इज इक्वल टू होता है AX BX AY BY लाइक दैट। तो यहाँ पे दो ही टर्म है, तो हम दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करेंगे और चूंकि माइनस है तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है क्या, कि जो Q स्क्वायर है आपका इज इक्वल टू आ गया P स्क्वायर। मतलब सॉल्व करोगे तो पता चल गया Q इक्वल टू P है। और आपको क्या रिलेशन दे रहा है, P इज इक्वल टू के क्यू में हमें K की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम इसमें यहाँ लिख दें P इज इक्वल टू के क्यू, तो हम अगर दोनों को कंपेयर करें, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है जो हमें गिवन है, तो K की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है। तो हमारी इस क्वेश्चन में K की वैल्यू 1 हो गई। फाइंड K करना था तो K बहुत सिंपल था, दोनों के हमने रिजल्टेंट निकाले और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्यों कर दिया 0, क्योंकि हमें मालूम था दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने इन दोनों को 0 कर दिया और हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिवन है यहाँ पे कोई R वेक्टर गिवन है, R वेक्टर इक्वल टू A cos अल्फा T I प्लस B sin अल्फा T J, देन इफ d2R अपॉन dt स्क्वायर इक्वल माइनस अल्फा टू द पावर n R वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझना है। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी, n। यहाँ पे n क्या होगा हमें ये निकालना है। तो जैसा इसमें गिवन है कि r इज इक्वल टू दैट है और हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं 2 टाइम्स। तो हमें r इज इक्वल टू गिवन है, पहले मैं नोट करता हूँ, r इज इक्वल टू में गिवन है a cos अल्फा टी आई प्लस a b sin अल्फा टी जे। तो इससे हम जब एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल, तो a cos अल्फा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन cos का हमें मालूम है क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस a साइन अल्फा, और t का हम करेंगे तो 1 आएगा t। क्लियर। आई कैप हमारा एज इट इज रहेगा प्लस, लेकिन जब इसका करेंगे तो इसमें साइन का कॉस हो जाता है, साइन अल्फा का कॉस अल्फा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली b कॉस अल्फा टी जे कैप। तो ये वैल्यू, अब इसको फर्दर हमें क्या करना है, क्योंकि हमें d2r बाई dt स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो d2 फाइंड करते हैं हम, d2r वेक्टर बाई dt स्क्वायर, सेकेंड टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दैट। तो फिर से हम साइन अल्फा का करेंगे, तो साइन अल्फा का आपको पता है कॉस अल्फा बन जाएगा, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे हम लिख देंगे a कॉस
अल्फा टी आई कैप प्लस, अब हम जब कॉस अल्फा का करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, तो अब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास माइनस हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस बी 1 मिनट अल्फा टी का अगर हम जब करेंगे तो यहाँ पे अल्फा बी साथ में आएगा, तो अल्फा ए साइन अल्फा होगा और यहाँ पे अल्फा बी कॉस अल्फा टी होगा। वाई? बिकॉज अल्फा टी का दोबारा से पार्शियली डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देन हमारा अल्फा भी यहाँ पर आएगा। तो नाउ अब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे अल्फा एक बार और आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और कॉस अल्फा का हमारा हो जाएगा साइन अल्फा टी जे कैप। अब अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमें अल्फा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, माइनस में पूरा पूरा माइनस अल्फा स्क्वायर में कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे बन जाएगा ए कॉस अल्फा टी आई कैप प्लस बी साइन अल्फा टी जे कैप। क्लियर? तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसकी जगह हम आर पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें गिवन था आर की वैल्यू है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर आर वेक्टर। तो हमसे पूछा गया एन क्या है, तो देखिए माइनस अल्फा यहाँ पे भी आ रहा है, आर वेक्टर है, तो एन यहाँ पर 2 है। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो हमें एन की वैल्यू 2 मिल रही है। तो बहुत सिंपल था, हमें आर मालूम था, हमने उसका डिफरेंशिएशन करना है। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और कॉस अल्फा का साइन अल्फा होता है, अल्फा टी का दोबारा से करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन अल्फा का कॉस अल्फा होगा, और अल्फा टी का दोबारा से करेंगे तो अल्फा आ जाएगा, और सिमिलरली सेकंड टाइम करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बेटा, इफ एंगल बिटवीन 2i प्लस 2j माइनस के एंड i प्लस सी के is acute, then find मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। अब हमें c की वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन जो एंगल गिवन है वो अक्यूट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो वेक्टर्स गिवन है, उसके बिटवीन एंगल क्या है, अक्यूट है। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c। हमें c की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए क्या हो जाए, अक्यूट हो जाए। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड करने का, जैसे मैंने पहले ही आपको मेथड बताया कि हम क्या करते हैं मोस्ट टाइम, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी हम अप्लाई कर देंगे। लेट कर लेते हैं, ये ए वेक्टर की वैल्यू गिवन है और ये आपकी बी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स बी एक्स, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, फिर आता है प्लस ए वाई और बी वाई, तो यहाँ पे वाई वाला टर्म है नहीं तो हम लिखेंगे 2 इंटू 0, फिर प्लस प्लस, फिर हम लिखेंगे ए जेड, जेड वाला यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे क्या है इंटू सी। अपॉन में क्या हम करेंगे, अपॉन में हमें इनका मॉडुलस लिखना है। ए का मॉडुलस हमें पता है, रूट के अंदर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर आपका यहाँ पे बन जाएगा +1, और दूसरे वाले में हम बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट होकर के आ गया रिजल्ट। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, देखो ये तो 0 हो गया, ये आ गया 2, ये आ गया -c, तो हमें कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है, c की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस सी, ये 0 हो गया, ये -c, अपॉन यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, ये आ गया अंडर रूट में आपका 5 प्लस 9 आ गया, तो दैट मीन्स 3 बन जाएगा ये, और प्लस ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ये तो एज इट इज रहेगा सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 2 माइनस सी अपॉन 3 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सी स्क्वायर, तो 3 प्लस
√1 + c², ये हमारा आ चुका है। क्लियर? नॉट प्लस, 3 इंटू, यहाँ पे इंटू है, 3 इंटू, गेटिंग इट, 3 रूट ऑफ दैट आ गया। हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, अक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो अक्यूट एंगल के लिए हमें पता, इफ थीटा इज अक्यूट तो कॉस थीटा कैसा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। इफ थीटा कैसा अक्यूट है तो कॉस थीटा आपका जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये प्रॉपर्टी इनइक्वलिटी हमें याद रखनी होगी। इफ थीटा इज अक्यूट तो कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो कॉस थीटा पूरी वैल्यू आई, क्योंकि कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको पता है 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो अगर थीटा अक्यूट एंगल रहता है तो उसकी कॉस की जो वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो अब ये रिलेशन की अगर हम बात करें तो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये रिलेशन में अगर यहाँ पे अप्लाई करूँ 2 - c अपॉन दैट वाले रिलेशन में, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 - c की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 - c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉस थीटा की वैल्यू तो ये पूरी आ गई है ना। हम अगर इसको 0 को ले लेंगे तो ये अपॉन में 0, यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा के प्लेस पे 0 डालते हैं तो ये इनइक्वलिटी यहाँ मल्टीप्लाई में 0 में चला जाएगा। तो सॉल्व क्या आएगा, 2 - c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, c, मतलब c की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम बोल सकते हैं c शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 के इक्वल या 2 से कम हो। अगर c की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से कम हो तो उस केस में हमेशा इसका जो एंगल आएगा दैट विल बी अक्यूट। ठीक है, हमने उल्टा बोला था कि इन दोनों के बीच एंगल अक्यूट है, हमें सी फाइंड करना, हमने सी फाइंड कर लिया। मैं इसको रिवर्स करके बता रहा हूं कि सी अगर हमारा 2 या 2 से कम है तो इन दोनों के बीच का एंगल अक्यूट होगा, या इन दोनों के बीच का अक्यूट एंगल है तो सी हमारा ये होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, इस वेक्टर प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड में स्क्वायर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड में स्क्वायर एन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, देन वैल्यू ऑफ एन इज ओ। इसमें हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये वेक्टर्स गिवन है और एन की वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करें, इसी को सॉल्व कर देते हैं। मॉडुलस मीन्स हमें मालूम है, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ए इसका क्या आ जाएगा, इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं रूट में ए प्लस बी हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। क्लियर? और होल स्क्वायर माइनस मैंने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे मैं रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम थिंग आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस डालेंगे, माइनस 2ab cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। क्लियर हो गया आपको, एन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। हमने इसको सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आप देखो, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो रूट स्क्वायर से रूट फिनिश हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, कैंसिल भी हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू एन ए डॉट बी। तो अब देखिए ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4ab cos थीटा इज इक्वल एन टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर? तो हमें तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें n इज इक्वल टू 4 दिख रहा है क्योंकि a डॉट बी हमें मालूम है डेफिनेशन से क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 4ab cos थीटा इज इक्वल एन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, ए बी
कॉस थीटा, तो इस ए बी कॉस थीटा कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो बहुत आसान था इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b बोथ। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों गिवन वेक्टर के पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसा यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। क्लियर, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट एंड दैट, बोथ पे परपेंडिकुलर हो। ओके, तो हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें से सबसे पहले तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लिए हमारे पास कोई पी वेक्टर बनता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम फाइंड करेंगे तो आपको मालूम है कि हमारे पास ए क्रॉस बी फाइंड करने का मेथड क्या है, आई जे के। तो अगर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखते हैं 1 -2 1 1 -2 1, यहाँ बी में लिखेंगे -3 4 1, ये हो गया -3 4 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसको हाइड करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -2 1 जा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा माइनस का 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर, I -2j प्लस के, दिस इज अ +4 नॉट माइनस, ये +4 है। क्लियर, दिस इज अ +4 सी, है ना। तो अब इसका करेंगे तो ये आ गया -2 और -4 आई कैप, 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, फार्मूले से माइनस आई कैप आ गया प्लस। फिर जब हम जे का करेंगे तो जे का हाइड कर देंगे और ये पूरा हाइड होगा तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, -3, मैं यहाँ लिख देता हूँ -3 3 1 जा, और ये आ जाएगा -1 और आ जाएगा जे प्लस। अब जब हम के का करेंगे तो के वाले हाइड हो जाएंगे, तो ये 4 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6, ये प्लस में आएगा, फिर -6 हो जाएगा, -6 के कैप। तो फाइनली हमारा जो पी वेक्टर जो मैंने फाइंड किया वो क्या निकलेगा, -6 आई कैप, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -4 जे कैप, यहाँ पे सॉल्व किया 3 और 1 -4 हो गया, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -2 के कैप। क्लियर, तो ये हमारा पी वेक्टर आ चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। हमें क्या करना है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए फाइंड किया है क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आती है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होती है। अगर आपको पता है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का मान लो मैंने ए क्रॉस बी फाइंड किया है, ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर ऑफ दैट, मतलब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये बनेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी विल बी ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दैट। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का मतलब है कि इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर, तो अब हमसे बोल रहा है कि हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जो कैसा है, इन दोनों पे परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को क्रॉस कर दिया मैंने, तो जो आंसर आया ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के ऊपर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। क्लियर, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। क्लियर, तो अब अगर हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लें, बहुत आसान है, पी कैप इज इक्वल टू हमें पता है पी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर फाइंड करना है हमें। क्लियर, तो पी वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, मॉड ऑफ पी वेक्टर हमें निकालना है। तो पी वेक्टर हम एज इट इज लिख देते हैं, -6 आई कैप -4 जे कैप -2 के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर, तो 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 16 और 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4। तो 36 + 4 40 हो गया,
16 हो गया 56, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर हमसे पूछा गया है वो हो गया माइनस का 6 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 56। या इसको स्प्रेड करके भी हम नोट कर सकते हैं। स्प्रेड करके कैसे नोट करेंगे, तो -6 अपॉन अंडर रूट 56 आई कैप माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 56 जे कैप माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 56 के कैप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे 2 वेक्टर्स गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। जब हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना हो, पैरेललोग्राम हमें गिवन हो, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास जो वेक्टर गिवन है उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसका मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। ये हमारा ट्रिक है। जब हमें पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल कोई गिवन है और उसके दो एडजेसेंट साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है, दो एडजेसेंट साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें एरिया फाइंड करना है, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। ट्राइंगल का अगर फाइंड करना होता तो हम इसमें 1/2 कर देते हैं। तो सो सिंपल, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। सिंपल आई जे के। अब इसके कंपोनेंट्स में हम देखते हैं क्या क्या है। आई जे के में हमें क्या देखना है, क्या क्या है यहाँ पर। तो आई है यहाँ पर पहले -1 2 1 -1 2 1, और अब दूसरे वेक्टर में बी में क्या है 1 -5 6, ये आ गया 1, ये आ गया -5, ये आ गया 6। तो अब सिमिलर वे जैसे हमने अपर वाले क्वेश्चन में किया है, वेब क्वेश्चन में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमें आई वाला फाइंड करना होता है तो हमें ये हाइड करना होता है। क्लियर। आपको फार्मूला लर्न होगा, आप वीडियो लेक्चर में जा करके देख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है और हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप 2 6 जा क्या करोगे, यहाँ पे 12, फिर ये -5 आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5 आई कैप प्लस, अब जब हम जे का फाइंड करेंगे तो हम इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 1 और ये माइनस का कितना हो गया 6, तो हो गया प्लस का 6 जे कैप प्लस, जब हम के का फाइंड करेंगे तो हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 और 2 × 1 माइनस का 2 के कैप। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12 और 5, आपको क्लियर हो रहा होगा, 17 आई कैप और 7 जे कैप और 5 - 2 3 के कैप। क्लियर। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया क्या होता है, मॉडुलस ऑफ दैट। तो अब हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में हमें क्या करना है 17 का स्क्वायर, तो हमें लर्न होना चाहिए। अब हमें 17 का स्क्वायर करना है, 17 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इनको हम सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 347। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत आसान है इसको करना। हमें पैरेललोग्राम लॉ का जब एरिया फाइंड करना हो तो इस टाइप के वेक्टर्स के बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े ट्रिकी भी हैं। आपको क्या करना है, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन या इन्हीं क्वेश्चंस को कई 1-2 बार रिपीट कर लेना है और इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जिससे आप एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं नीट में और जेईई में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।